नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं और साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बढ़ते तनाव और तुर्की में एर्दोआन के खिलाफ ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शनों पर चर्चा करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। संभावित युद्ध विराम पर चर्चा के लिए यूक्रेन के साथ बैठक के बाद अमेरिका की रूस के साथ वार्ता। काला सागर में संघर्ष विराम को लेकर हुई बातचीत। सभी पक्षों ने बैठक को बताया सकारात्मक। रियाद में शांति वार्ता पर चर्चा के बीच दोनों देशों का एक दूसरे पर भीषण हमला। रूसी सैनिकों का सूमी के रिहायशी इलाके में मिसाइल हमला, करीब 65 लोग घायल। तुर्की में विपक्षी नेता की गिरफ्तारी पर बढ़ा बवाल। आधे से अधिक देश में भीषण प्रदर्शन। 1000 से अधिक हिरासत में। कई मानवाधिकार संगठनों ने एर्दोआन के कदम की निंदा की। दक्षिण कोरियाई प्रधानमंत्री की कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बहाली। अदालत ने संसद के महाभियोग को किया खारिज। राष्ट्रपति यून के महाभियोग पर अदालत के फैसले का इंतजार। कनाडा में समय से पहले 28 अप्रैल को आम चुनाव की घोषणा। टैरिफ मुद्दे पर प्रधानमंत्री कार्नी को मिला विपक्षी नेता पियरे का साथ। और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। पाकिस्तान में बलूचिस्तान की आजादी के लिए बलोच संगठनों के द्वारा हाल के वर्षों में अब तक के सबसे बड़े आंदोलन के तहत पूरे बलूचिस्तान में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तथा कथित तौर पर पाकिस्तानी सेना द्वारा जबरन गायब किए गए बलूचों के मामले को लेकर आंदोलनरत बलोच मानवाधिकार कार्यकर्ता डॉक्टर महरंग बलोच की गिरफ्तारी ने अलगाव की इस आग में घी का काम किया है। विरोध प्रदर्शन कर रहे कुछ लोग मारे भी गए हैं। एक रिपोर्ट देखिए। मारो और फेंक दो। दशकों से इसी नीति पर चलते हुए पाकिस्तानी सेना हर उस आवाज को खामोश कराती आई है जो बलूचों के हक की गुहार लगाती हो। बलूचिस्तान में जबरन गायब किए गए पीड़ितों की पुकार बन चुकी मानवाधिकार कार्यकर्ता डॉक्टर महरंग बलोच अब पाकिस्तानी प्रशासन के निशाने पर हैं। शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रही महरंग बलोच को पहले जबरन गायब किया गया, फिर आतंकवाद का आरोप मढ़ दिया गया। महरंग और बलोच एकता कमेटी के अन्य 150 नेता क्वेटा की जेल में बंद हैं। इन पर आतंकवाद के अलावा हत्या के प्रयास, हिंसा, विद्रोह भड़काना, अव्यवस्था पैदा करना, नस्लीय घृणा को बढ़ावा देना और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि महरंग बलोच को वकील से भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी के विरोध में बलूचिस्तान के कई शहर लगातार दूसरे दिन भी बंद रहे। ये लोग शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार लोगों को तुरंत छोड़ने की मांग कर रहे हैं। वहीं क्वेटा और आसपास के इलाकों में इंटरनेट सेवाएं पिछले कई दिनों से लगातार ठप हैं। दरअसल पिछले दिनों क्वेटा के सिविल अस्पताल में कुछ शव लाए गए थे। प्रशासन का दावा है कि ये लोग पिछले दिनों हुए ट्रेन हाईजैक के दौरान मारे गए थे, जबकि बलूच संगठनों का कहना है कि ये उन लोगों का शव है जिन्हें जबरन गायब कर दिया गया है। एक बलूच संगठन की ओर से इन शवों की पहचान करने का आह्वान किया गया। खबर मिलते ही बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंचकर शव के शिनाख्त किए जाने की मांग करने लगे। अनुमति नहीं मिलने पर बलूच एकता कमेटी के कार्यकर्ता महरंग बलोच के नेतृत्व में बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के सामने धरने पर बैठ गए। तभी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी अस्पताल पहुंच गए और 5 शव अपने साथ लेकर चले गए। इसके बाद पुलिस ने विरोध प्रदर्शनों को खत्म कराने में सारी हदों को पार कर दिया। आरोप है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर सीधे गोली चला दी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई जबकि दर्जनों लोग घायल हो गए। इनमें 7 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हालांकि पुलिस का दावा है कि इनकी मौत बलोचों के हमले में ही हुई है। इसके बाद शनिवार की तड़के सुरक्षा बलों ने महरंग बलोच समेत दर्जनों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। कई अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने महरंग की गिरफ्तारी का कड़ा विरोध किया है। अब सरकार ने विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अश्विनी कुमार महापात्रा, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से। अश्विनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पहला सवाल आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि डॉक्टर मेहरंग बलूच, जिनको 2025 के नोबेल पीस प्राइज के लिए नामांकित किया गया है, उनको पाकिस्तान में गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप है उनको गिरफ्त करने का मतलब है जो मूवमेंट अभी बलूचिस्तान में चली हुई है उसको किस तरीके से वीक किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा वॉइस है बलूच नेशनलिस्ट के लिए और उनके एक इंटरनेशनल स्टैंडिंग है। तो वो चाहते हैं कि भाई उसको गिरफ्त करने में उनको लगता है कि जो ऊपर से लीडरशिप है ये कहीं ना कहीं वीक हो जाएगा, इस तरह का उनकी सोच है। मुझे लगता है ये एक रूटीन कार्रवाई है। वो कई पाकिस्तानी अपना सरकार कोशिश कर रहा है कि किसी तरह इस मूवमेंट को सप्रेस किया जाए, क्योंकि पहले भी ये लोग केस कर चुके हैं और करके आज तक करीब से हो गया, जब से 1948 मार्च से जब से ये बनी है, जो कालात जो था उसको जबरदस्ती करके पाकिस्तान में मिलाया गया था, तो तब से ये मूवमेंट चली हुई है बलूचिस्तान में। तो उनका ये रहेगा कि कोशिश करते रहेंगे किसी तरह की, जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी आजकल काफ़ी ज़्यादा वो उनकी भाषा में उग्र हो गए हैं, तो उसको किस तरीके से वो ख़त्म किया जाए। मुझे नहीं लगता है कि इस पे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ग्रुप जो है तो उन पे दबाव डालने में पाकिस्तान पे कोई असर अभी इमीडिएटली कुछ होगा, जब तक कोई इकोनॉमिक सैंक्शन की पॉलिटिकल डिसीजन इंटरनेशनल कम्युनिटी इसके खिलाफ ना हो। परंतु एक मूवमेंट जिस तरीके से बलूच जो पढ़े लिखे बलूच जो बाहर रहते हैं, कहीं आपकी देखिए जेनेवा में हो, यूके में हो, अमेरिका में है, वो अपना प्रदर्शनी शुरू कर दिए हैं। इस मूवमेंट की एक आप सोचिए कि एक पीक टाइप पे आ गया है वो। तो मुझे लगता है कि जो इतने साल से मूवमेंट चल रहा था, ये कभी ऊपर लेवल पे बना हुआ है, तो ये पाकिस्तान के लिए एक खतरे की घंटी तो है ही है। तो उनको भी पता नहीं कि इस मूवमेंट को किस तरीके से उसको क्रॉस किया जाए। उनकी सबसे बड़ी चीज आप देखोगे इंटर नैरेटिव में, जब भी बलूच मूवमेंट शुरू होता है, थोड़ा इस तरीके से कोई हाईजैक हो जाता है कि किस तरह का अटैक होता है जो नॉन बलूच के ऊपर, वो तुरंत इंडिया के ऊपर डाल देते हैं। उनके इंटर पाकिस्तानी नैरेटिव को आप स्टडी करोगे, जब से मूवमेंट शुरू हुआ 1950 से लेके, जब से ये आपके जो चाइना वाला प्रोजेक्ट, जो गौदर वाले प्रोजेक्ट शुरू हुआ, इसके बाद अकबर गुगुती को मार दिया 2006 के बाद, इनकी एकेडमिक नैरेटिव हो, न्यूज़पेपर पे हो, ये कहते हैं कि भाई बलूच मूवमेंट तो कुछ है नहीं, ये तो कुछ रिएक्शनरी सरदार है ना, जैसे उरी हो गए, गुप्ती हो गए, सरदार जो है वो अपनी मूवमेंट चलाते हैं। ये एक बैकवर्डनेस के एक मूवमेंट है, उसको कहीं ना कहीं इंडिया के हाथ है। कभी इस मूवमेंट के पीछे जो कहानी, वो कभी ना वो पाकिस्तानी को पता चला, ना लोगों को पता चला कि ये एक डिफरेंट एथनिक ग्रुप है बलूच जो है। उसको जबरदस्ती करके इस्लाम के नाम पे आप देश बनाने शुरू कर दिए। उनकी भाषा, उनके जो बड़े बड़े हीरो थे, उनके इतिहास, सब के आपकी देश का जो इतिहास लेखन होता है जिसको हम नैरेटिव कहते हैं, उसमें है नहीं। तो उनको कहीं ना कहीं लगता है कि ये तो पाकिस्तान के है नहीं। उनपे जो जब से ये जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ, तो सबसे आप देखोगे उनके सबसे बड़ी भय क्या है, सेटलर की। ये करीब 65-70 लाख के लोग है बलूच है, पैरन जगह है जहाँ में कुछ एग्रीकल्चर चीज होता नहीं है, लेकिन उनके पास बहुत सारे माइंस है। उनके पास गैस फील्ड है, सोई गैस जो है 1952 में डिस्कवर हुआ। अभी भी 70% लोग के पास गैस चूल्हा है नहीं, 78% बलूच के पास इलेक्ट्रिसिटी है नहीं। तो ये किस आप देश बना रहे हो? तो आप देखोगे कि इनकी इकोनॉमिक कंडीशन देखिए, जिस तरीके बाहर लोग जाके बलूचिस्तान में बैठ गए, उनके अंदर लेकिन बलूचों की समस्याओं को समझने की जगह जो पाकिस्तान अभी कर रहा है, उनका कहना है कि वो एक हार्ड स्टेट बनेंगे इस वक्त पर, क्योंकि जाफर एक्सप्रेस का जो मामला हुआ था, अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो दो तरह के मूवमेंट वहां पर हैं। एक सशस्त्र विद्रोह है और दूसरा अभी जो इस वक्त पे वहां पे चल रहा है अहिंसक विद्रोह है। लेकिन जो अहिंसक विद्रोह है उसको भी पाकिस्तान बलपूर्वक दबा रहा है। कल ही वहां पर 3 लोगों की मौत हुई है फौज की गोली से। तो ये पाकिस्तान का तरीका क्या ठीक है क्या इस तरह से डील करना? अगर पाकिस्तानी पंजाब में ये सब कुछ हो रहा होता तो क्या पाकिस्तानी आर्मी या पाकिस्तानी पुलिस इसी तरह से डील करती? ऐसे नहीं करती है ना, क्योंकि वो तो मोर देन 50% पॉपुलेशन है। आप देखिए, ये तो आप छोटा चीज है। जिस तरीके से जब जनरल मुशर्रफ थे, है ना, तो उस टाइम में जिस तरीके के एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुआ, जो रात के अंधेरा में लोग, उनकी जो यंग बलूच थे, उनको उठा के ले जाते थे। पता नहीं कितने बहनों ने अपना भाई को हराया।
उसके बाद उनका हत्या हो जाता है। हत्या होने के बाद उनके चेस्ट पे ब्लड जो बहता है उस पर लिखता है लॉन्ग लिव पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अकबर अहमद सबसे बड़ी उनके जो पाकिस्तानी एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, बड़ी बड़ी किताब है, खुद लिखे हैं। जब अभी बाद में एक एनजीओ था जो निकाला गया जो डेड बॉडी, उसे इस तरह का लिखा हो गया, ये क्या आप मैसेज देना चाहते हो? तो ये जब बर्बराता की जो हाइट है, ये तो पुलिस फायरिंग में मर जाना वो अलग चीज है, उसको मरने के बाद ये दिखाना लोगों को कि पाकिस्तान आपसे सुपीरियर है, पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है। पाकिस्तान के ही कई लोगों का ये मानना है सर कि 1971 में जिस तरह के हालात पाकिस्तान ने बांग्लादेश में बनाए थे, तत्कालीन बांग्लादेश में, वैसे ही हालात इस वक्त पे बलूचिस्तान पे पाकिस्तान क्रिएट कर रहा है। तो क्या वहां भी कुछ इसी तरह का रिजल्ट मिलेगा बाद में? ये देखिए, दोनों देखिए कंपैरिजन नहीं हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश 1971 होने में बांग्लादेश की लोकेशन देखिए, यहाँ की इंडिया के बगल में है। तो इंडिया की जैसे जैसे रिफ्यूजी इंडिया की तरफ आए, कहीं ना इंडिया के ऊपर प्रेशर बढ़ा तो इंडिया वहां पे इन्वॉल्व हुआ। तो शांति बाहिनी बना, जो वार ऑफ लिबरेशन चला, तो वो एक अलग सिचुएशन है। यहाँ पे जो नजदीक का देश है अफगानिस्तान, अभी अनस्टेबल है वहां पे। आप जानते हो कि वहां पे कोई इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है नहीं तालिबान रेजिम को। और इसके ऊपर जो वेस्टर्न बलूचिस्तान जो है वो ईरान में है, वो भी एक बलूचिस्तान भाग है। वो ईरान आपको बलूचियों को सपोर्ट नहीं करेगा, बिकॉज एक इरिडेंटिस्ट मूवमेंट है, वो जमीन से जुड़ा हुआ मूवमेंट है। तो दोनों ईस्टर्न बलूचिस्तान वेस्टर्न बलूचिस्तान अलग है। वहां पे वो अलग किस्म की चल रहा है जो नेशनल बिल्डिंग प्रोजेक्ट ईरान के दोस्त कहते हैं कि पर्शियनाइजेशन, शिया मुस्लिम जो ये सुन्नी है उन पे जबरदस्त इंपोज करते हैं, तो वहां पे एक तरीके से वहां रेजिस्टेंस भी शुरू हो गया है। तो उसको जो सपोर्ट, एक्सटर्नल सपोर्ट चाहिए मिलता है, लेकिन इस तरह का नहीं मिलता जैसे बांग्लादेश को मिला। और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कैटलिस्ट रोल प्ले किया, क्योंकि बाहर के सपोर्ट से ही बांग्लादेश से फाइनली पाकिस्तान के खिलाफ लड़ सके। और दूसरे, पाकिस्तान बांग्लादेश के डिस्टेंस देखिए, ये वाली बात है नहीं। जो भी वो लोग करेंगे, जो पाकिस्तान से कोई ट्रेन जा रहा है, कोई प्लेन जा रहा है, उसी को आप अटैक कर सकते हैं। जो पाकिस्तान की जो आपकी पंजाबी है और महाजिर से, उन पे अटैक करते हैं, क्योंकि वो उनके सबसे बड़ा एनिमी मानते हैं बलूच। तो पाकिस्तान मतलब सोचते हैं महाजिर और पंजाबी का। तो एक तरफ पाकिस्तान इसका कोई पॉलिटिकल हल नहीं निकालना चाहता है, पाकिस्तान वहां पर बलपूर्वक उनको दबाना चाहता है। दूसरी तरफ जो बलूच हैं, चाहे वो जो सशस्त्र विद्रोही हैं या जो अहिंसक रूप से वहां पर विद्रोह प्रदर्शन कर रहे हैं, वो और उग्र हो रहे हैं। तो ऐसे में आने वाले दिनों में क्या कुछ हालात होंगे बलूचिस्तान के? देखिए, आने वाला ये तो पाकिस्तान किसी भी तरह वहां पे डायरेक्ट रूल कर ही नहीं सकता है, क्योंकि जिस तरीके से बर्बराता के साथ पाकिस्तान वहां के जो बेलूची को मारा है, जो उसको कहते हैं जो अनआर्म्ड जो लोग हैं, जिसका आर्मी नहीं है, बच्चे उसको पहाड़ के ऊपर चले जाते हैं। 1970s को देखिए, जो उनका रिबेलियन था, कम से कम 15,000 लोग को मारे हैं। और 2006 जो मुफ्ती को मारे, जो उनको अमेरिका ने आर्म्स दिया है टेररिस्ट के अगेंस्ट में खिलाफ करने के लिए, वो आर्म्स को यूज किए अगेंस्ट द रिबेल्स। तो पहले जो बेलूच थे वो ट्राइबल, वो उसमें डिवाइड थे, फ्रेगमेंटेड थे। तो ये उनके अंदर एक एजुकेटेड मिडिल क्लास निकला, तो उनके अंदर जो नेशनलिज्म जो है आज की 15 साल हो गया, वो कहीं दिखाई देता है। वो सारे ट्राइबल ग्रुप को मिला दिया। और ये रिबेलियन ऐसे जाएगा ही नहीं, क्योंकि इसकी जो जड़ है इसको कहते हैं एथनिक बेसिस। वो अपने को डिस्टिंक्ट एथनिक कैटेगरी मानते हैं। वो कहते हैं कि ना पंजाबी है ना महाजिर से, वो कहते हैं कि ये एक अलग कैटेगरी है। ये कहते हैं यानी कि कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरह से हाल के दिनों में पख्तूनों से भी इनकी दोस्ती हो रही है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी परेशानी बलूचिस्तान में खड़ी होने वाली है। सर, हमारे साथ बने रहिएगा। एक और विषय है, उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। तुमने नौकरी छोड़ दी, अब आगे क्या प्लान है? फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा, इतने में घर कैसे चलेगा? पापा, मेरे पास 150 क्लाइंट्स ऑलरेडी हैं और नए क्लाइंट्स मिलते रहते हैं। अब नौकरी छोड़कर फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही बनूंगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे? mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू।
Under the Honorable PM's leadership, an unprecedented push to yoga has been given. Today, yoga is playing a significant role in enhancing health and wellness across the world. PM Yoga Awards are given in recognition to outstanding contributions by individuals and organizations to the field of yoga. These awards carry a trophy, certificate and a prize of 25 lakh rupees. Hurry! Send your entries through MyGov platform before 31st March. Visit Ministry of Ayush website or MyGov platform for more details. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। RBI कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। तो अपने सोने को काम पे लगाइए। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212 पर। आशुतोष वर्मा, म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर। अरे सर जी, म्यूचुअल फंड वाले खुद ही कहते रहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लो। सारे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका कौन पूछेगा? हम यहाँ क्यों बैठे हैं? गड्डी सीखने के लिए? सर जी, म्यूचुअल फंड्स का भी सेम फंडा है। शुरुआत में किसी ना किसी को तो म्यूचुअल फंड्स की सारी जानकारी देनी होगी ना। मैंने भी शुरुआत करनी है। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और अगली खबर की ओर चलते हैं। तुर्की में हाल के वर्षों में राष्ट्रपति एर्दोआन के खिलाफ सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। दरअसल ये प्रदर्शन एर्दोआन के कट्टर विरोधी इमामोग्लू की गिरफ्तारी को लेकर हो रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि इमामोग्लू अगले राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने वाले थे, इसलिए उनके ऊपर लगाम कसी जा रही है। जिस तरह के विरोध प्रदर्शन तुर्की में हो रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं एर्दोआन की सत्ता हिलने लगी है। ये रिपोर्ट देखिए। तुर्की की राजनीति के दो दिग्गज, एक दूसरे के कट्टर प्रतिद्वंदी, लेकिन दोनों में है कई समानताएं। बस फर्क है तो युग का राष्ट्रपति तैयब अर्दोआन करीब 2 दशक पहले इस्तांबुल के मेयर थे। अब इकरम इमामोग्लू इस समय तुर्की के इस सबसे बड़े शहर के मेयर हैं। अर्दोआन ने इतिहास का पहिया घुमाते हुए इमामोग्लू को उसी तरह सलाखों के पीछे डाल दिया जैसे उन्हें खुद मेयर रहते हुए डाला गया था। तुर्की में इमामोग्लू अर्दोआन के बाद सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले नेता हैं। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। इसी आरोप में रविवार को उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद देश की सियासत में उथल पुथल मच गई। हालांकि इमामोग्लू की पार्टी और देश के मुख्य विपक्षी दल CHP यानी रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताती है, जबकि इमामोग्लू ने आरोपों को निराधार और अनैतिक बताया है। इमामोग्लू के खिलाफ आपराधिक संगठन चलाने, रिश्वतखोरी, जबरन वसूली, बोली में हेराफेरी और अवैध डेटा संग्रह के आरोप शामिल हैं। हालांकि आतंकवाद से संबंधित भी आरोप थे, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है। उनकी गिरफ्तारी के विरोध में तुर्की के कई शहरों में बवाल मचा हुआ है। पहले इस्तांबुल, फिर अंकारा और धीरे धीरे दर्जनों शहरों में विरोध प्रदर्शन फैल गया। 1000 से ज्यादा लोगों को अब तक हिरासत में लिया जा चुका है। 2 दशक में ये सबसे बड़ा प्रदर्शन बताया जा रहा है। कई जगहों पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया। आरोप है कि राष्ट्रपति अर्दोआन ने इमामोग्लू के रूप में अपने सबसे मजबूत और लोकप्रिय राजनीतिक प्रतिद्वंदी को रास्ते से हटाने के लिए ये कदम उठाया है। इमामोग्लू पर हुई कार्रवाई का समय अहम है। 23 मार्च को पार्टी के प्राइमरी चुनाव में उन्हें 2028 के चुनाव के लिए राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया जाना था, जो बाद में किया भी गया।
विपक्षी नेता की गिरफ्तारी की मानवाधिकार संगठनों ने तीखी आलोचना की है। यूरोपीय काउंसिल ने इस फैसले की निंदा करते हुए उनकी तुरंत रिहाई की मांग की है। इस गिरफ्तारी ने वित्तीय बाजारों को भी हिलाकर रख दिया है। तुर्की की मुद्रा लीरा में तेजी से गिरावट आई है। उनके खिलाफ कानूनी शिकंजा कसने का ये ताजा मामला है। इससे पहले 2022 में चुनाव आयोग का अपमान करने के आरोप में दोषी करार दिए जा चुके हैं। वहीं एक विश्वविद्यालय ने कथित अनियमितताओं के कारण उनकी डिग्री भी रद्द कर दी है, जिसके चलते वो राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और इस खबर पर बात करने के लिए अश्विनी कुमार महापात्रा, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि तुर्की में जो हालात बने हुए हैं, किस तरह से इसको एक्सप्लेन करेंगे आप? देखिए, ये तुर्की में जो हो रहा है वो पहले भी हो चुका है, लेकिन ये जो आकार है, जो प्रदर्शनी हो रहा वो इतने इस तरीके से प्रदर्शनी पहले नहीं हुआ। इससे पहले उनके गाजी पार्क का डेमोन्स्ट्रेशन था अंकारा में, वो भी बहुत दिन तक चला। और बीच में इस्तांबुल में एक बोğaziçi यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे एक रेक्टर मतलब वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट में भी काफी एक स्टूडेंट मूवमेंट वहाँ पे शुरू हुआ था। देखिए, एर्दोगान 2002 इलेक्शन जीतने के बाद 2003 से करीब आपके 22 साल हो गए वो भी सत्ता पे है। और एर्दोगान की जो पार्टी है ये एक इस्लाम के ऊपर है, मतलब धर्म के ऊपर है। और ये आपको पता होगा कि तुर्की जो है, जब से अतातुर्क तुर्की को एक स्वतंत्र देश बनाया और ऑटोमन एम्पायर जाने के बाद उसको उसने कहीं ना कहीं सेकुलर देश बना था। वो सेकुलर हम जैसे सेकुलर नहीं है, वो कहीं ना कहीं इस्लाम की पूरी पब्लिक स्पेयर से हटा ही दिया था। लोगों को कहा कि आप वेस्टर्न जैसे बिहेव करो, वेस्ट की तरफ देखो, वेस्ट के जैसे चाली चलन को इमिटेट करो, उसे कभी वेस्टर्नाइज कर दिया। तो उसकी जो रिएक्शन था वो छोटा मोटा जो कंजर्वेटिव सेक्शन है वो करते थे, तो इस्लामिक पार्टी का नाम पे। तो एक थे प्रोफेसर इरबाकन, उसने अपना पार्टी बनाया था। ये होते होते जब ये जो अभी का जो नेता है एर्दोगान, वो इरबाकन के पार्टी पे थे। उसको छोड़ के जब ये गवर्नर ये वहाँ पे मेयर बने थे इस्तांबुल पे, ये प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बने, वो अपना एक दूसरा पार्टी जो बनाए। तो ये उनकी पार्टी जीतता रहा, उसको सपोर्ट मिला जो साउथ की तरफ जो इसको कहते हैं अनातोलियन टाइगर्स, जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर क्लास है, ये काफी रिलीजन की तरफ उनकी एक लीनिंग्स है। और वो पैसा जो है कमाए वो उनको दिए एर्दोगान को, वो काफी फायदा हुआ। ठीक है सर, दरअसल हमारे पास वक्त कम है, इसलिए आपसे हम जानना चाहेंगे कि अभी जो कुछ वहां पर चल रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव होने हैं आगे, और पिछली बार जब चुनाव हुआ था हमने देखा था कि काफ़ी मुश्किल से एर्दोगान निकल पाए थे चुनाव में और वो राष्ट्रपति बने थे। और इमामोग्लू के लिए कहा जाता है कि वो अगले राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। हालांकि उनके ऊपर अभी जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं, उनकी डिग्री को खारिज कर दिया गया है। ये सब को देखते हुए एक सवाल ज़रूर है कि क्या वो राष्ट्रपति चुनाव में खड़े हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। लेकिन अभी जिस तरह के हालात हैं, इसमें आपको क्या लगता है, एर्दोगान की सत्ता कहीं ना कहीं डगमगा रही है? एर्दोगान की तो सत्ता डगमगा रहा है। लास्ट चुनाव पे जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था, ये भी पहले बार देखिएगा 51 और 49% था। जो सेकंड डाउन इलेक्शन हुआ, वहां पे हारने वाले थे, काफी ऑपोजिशन पार्टी उनके खिलाफ हो गए थे। तो अभी भी आप देखोगे तो ये रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी है, जो मैं ये कहना चाह रहा, अतातुर्क की पार्टी है। इसका आइडियोलॉजी है अतातुर्क का सेकुलरिज्म और इनकी है रिलीजन। तो ये झगड़ा अभी टर्की में चली हुआ है। टर्की कंप्लीटली पोलराइज्ड है। तो ये झगड़ा अभी अगला 2020-28 को जो इलेक्शन होगा उसमें भी आपको दिखाई देगा। लेकिन ये कहना मुश्किल है कि ये प्रेसिडेंट जीतेंगे कि नहीं। जैसे आप इसकी जिस तरीके से लोग उनके आ रहे हैं और जिसके धीरे धीरे करके इस्तांबुल से दूसरा सिटी की तरफ स्प्रेड कर रहा है, सारी यूनिवर्सिटी का लड़के आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एर्दोगान से काफी नाराज है। लेकिन जब ये चुनाव होता है, किसी तरह एर्दोगान जीत जाता है। हर कोई सोच रहा था कि लास्ट इलेक्शन 26 में वो एर्दोगान हार जाएंगे, क्योंकि ये एक अपोजिशन कैंडिडेट खड़ा हुआ, लेकिन किसी तरह मैनिपुलेट करके वो जीत गए, क्योंकि थर्ड कैंडिडेट को खड़ा किए, उसकी वोट उनकी तरफ चला गया, वो जीत गए। तो कहना मुश्किल है। ठीक है, कहना मुश्किल है और ये देखना भी एर्दोगान नेक्स्ट टाइम प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इनमें लिमिट है। तो इस बीच में ये सबसे बड़ी चीज देखा जाएगा कि एर्दोगान अभी संविधान को चेंज करेंगे क्या, ये बड़ी बात।
तो काफ़ी देखने वाली चीज़ें हैं तुर्की में, लेकिन इस वक्त की अगर हम बात करें तो एर्दोआन के खिलाफ काफ़ी विरोध प्रदर्शन वहाँ पर हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और अभी हम आपको आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। आशुतोष वर्मा, म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूट। अरे सर जी, म्यूचुअल फंड वाले खुद ही कहते रहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लो। सारे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका कौन पूछेगा? हम यहाँ क्यों बैठे हैं? गड्डी सीखने के लिए? सर जी, म्यूचुअल फंड्स का भी सेम फंडा है। शुरुआत में किसी ना किसी को तो म्यूचुअल फंड्स की सारी जानकारी देनी होगी ना। मैंने भी शुरुआत करनी। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे mfdkaresshuru.com पर। तो करें शुरू। मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन सुनहरी सोच प्रोग्राम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम मिसेस अय्यर, सौकी माँ। थैंक्स फॉर टॉकिंग सर। मेरा सोना मेरी बेटी को क्रिकेटर बना रहा है। सुपर सुपर। कुमार साहब आप बताइए क्या हाल चाल है? अरे बहुत ही बढ़िया सर, मेरा सोना मेरे ट्रांसपोर्ट बिजनेस में रफ्तार ला रहा है। अरे वाह, क्या बात। तो अपने सोने को काम पे लगाइए, आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212 पर। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा SIP के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। और तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। तुमने नौकरी छोड़ दी, अब आगे क्या प्लान है? फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा, इतने में घर कैसे चलेगा? पापा, मेरे पास 150 क्लाइंट्स ऑलरेडी हैं और नए क्लाइंट्स मिलते रहते हैं। अब नौकरी छोड़कर फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही बनूंगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे? mfdkaresshuru.com पर। तो करें शुरू। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। रविवार को सऊदी अरब में रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने को लेकर अमेरिका और यूक्रेन के अधिकारियों की बैठक के बाद सोमवार को अमेरिका और रूस के अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक को लेकर रूस के प्रतिनिधि ग्रिगोरी कार्सन ने कहा है कि बातचीत काफी सकारात्मक हो रही है और अमेरिका और रूस के अधिकारी एक दूसरे के विचारों को अच्छी तरह समझते हैं। बैठक में मुख्य रूप से काला सागर में संघर्ष विराम को लेकर बातचीत हुई है। इजरायल ने गाजा में एक अस्पताल में बड़े हमले में हमास के बड़े नेता इस्माइल बरून को मार दिया है। वहीं इजरायल और हमास के संघर्ष को खत्म करने के लिए मिस्र ने एक नए संघर्ष विराम के प्रस्ताव को सामने रखा है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार इसमें इजरायल द्वारा हर हफ्ते 5 बंधकों को छोड़ना और दूसरे हफ्ते से इजरायल द्वारा दूसरे चरण का संघर्ष विराम लागू करना शामिल है। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरो इशिबा और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की शुक्रवार को हुई बैठक के बाद चीन के वक्तव्य को लेकर जापान ने चीन के सामने विरोध दर्ज कराया है। दरअसल जापान का कहना है कि चीनी प्रवक्ता ने बैठक के बाद ताइवान और विवादित मामलों को लेकर जापान के पीएम के वक्तव्य को चीन के समर्थन में पेश किया है, जो पूरी तरह गलत था। दक्षिण कोरिया की संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री हान डक सू को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बहाल कर दिया है। दरअसल राष्ट्रपति यून सुक योल पर महाभियोग पास होने के बाद वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, लेकिन संसद ने उन पर भी महाभियोग लगाया, जिसे अदालत ने रद्द कर दिया है। आव्रजन पर ताज़ा कार्रवाई करते हुए अमेरिका का ट्रंप प्रशासन क्यूबा, हैती, निकारागुआ और वेनेजुएला के 5,30,000 लोगों की अमेरिका में अस्थायी कानूनी स्थिति को रद्द करने जा रहा है। संघीय रजिस्टर ने इस सिलसिले में नोटिस जारी कर दिया है।
अमेरिका ने यमन में हूती विद्रोहियों पर फिर हमले किए हैं। हमले से राजधानी सना में कम से कम 1 व्यक्ति की मौत हो गई और 13 लोग घायल हो गए। इस सबके बीच हूतियों द्वारा लाल सागर में एक अमेरिकी जहाज पर हमले की भी आपुष्ट खबरें हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस की पत्नी और कुछ अमेरिकी अधिकारियों की प्रस्तावित ग्रीनलैंड यात्रा की ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री म्यूटे एग्डे ने निंदा की है और इसे उकसावे वाली कार्रवाई बताया है। दरअसल ट्रंप के बयानों के अनुसार अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा चाहता है।